नमस्कार, मैं अजय कुमार। बैंकिंग की दुनिया में विलफुल डिफॉल्टर यानी जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वालों की भी एक कैटेगरी होती है। मतलब बैंक से कर्ज लिया गया, कर्ज लौटाने की क्षमता है, मगर कर्ज जानबूझकर नहीं लौटाया गया। आप कहेंगे कि यह कैसे मुमकिन है? तो जानकार बताते हैं कि यह लोग कर्ज जिस मकसद से लेते हैं उससे अलग जगह पर इसे खर्च करते हैं। एक तरह की धोखाधड़ी समझिए। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़े, जैसे फ्रॉड इसी कैटेगरी में आते हैं। हम और आप जिन्हें बैंकिंग नियम की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बिल्कुल ही सामान्य समझ रखते हैं, हम कहेंगे कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह की सहूलियत नहीं दी जानी चाहिए। इन पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और वसूली की जानी चाहिए। बैंकों की बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही बात कहते आ रही थी। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि विलफुल डिफॉल्टर यानी जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वालों की पूंजी बाजार तक पहुंच नहीं होगी और ना ही वह नया कर्ज ले पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने इस साल उन तरीकों को भी बताया था कि कैसे विलफुल डिफॉल्टर पैसा होने के बावजूद भी कर्ज नहीं लौटाते हैं। यानी रिजर्व बैंक को विलफुल डिफॉल्टर से पैसा वसूलने का सर्कुलर जारी करना चाहिए था, कुछ ऐसा निर्देश जारी करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ है। मोदी सरकार के दौर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विलफुल डिफॉल्टर को फिर से कर्ज लेने का हकदार बना दिया है। अपनी कही गई चेतावनी और बात पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद पलट गई है। ऐसा हवा में तो हुआ नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ होगा, यह सवाल आप पूछिए। क्या मोदी सरकार ने ऐसा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर दबाव डाला है? क्योंकि मौजूदा वक्त में यह साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार किसी संविधान से नहीं चल रही है, बल्कि मोडानी मॉडल पर चल रही है। सत्ता के कायदे कानून जन कल्याण के मकसद से नहीं, बल्कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ गठबंधन के मकसद से तय हो रहे हैं। तो सवाल यह बनता है कि मोदी सरकार के दौर में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे फ्रॉड और भगौड़ों को सहूलियत देने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर कैसे जारी कर दिया? आरबीआई के सर्कुलर को आसान शब्दों में बताया जाए तो बात यह है कि जिन लोगों या कंपनियों ने बैंकों से या किसी फाइनेंशियल यूनिट से कर्ज लिया है, कर्ज चुकाने की हैसियत में थे, मगर जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया, यानी जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, वह बैंकों के साथ कर्ज पर सेटलमेंट कर सकते हैं। यानी विलफुल डिफॉल्टर बैंकों के साथ ऐसा समझौता कर सकते हैं जहां पर उन्हें पूरा कर्ज अदा करने की जरूरत नहीं है। कर्ज और ब्याज की जितनी राशि बनती है उससे कम पैसा दें, या बैंकों का बोर्ड किसी और तरह का समझौता कर कर्ज का सेटलमेंट कर सकती है। एक तरह से कह लीजिए या समझ लीजिए कि कर्ज को राइट ऑफ किया जा सकता है। सेटलमेंट होने के 12 महीने के बाद वह फिर से बैंकों से कर्ज ले सकते हैं। वैसे खाताधारी जिनके कर्ज के खाते को धोखाधड़ी के खाते के तौर पर चिन्हित किया गया है, यानी बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले भी अगर आज सेटलमेंट कर लेते हैं तो 12 महीने बाद कर्ज लेने के हकदार बन जाएंगे। इन सब के बीच में अगर किसी विलफुल डिफॉल्टर पर क्रिमिनल केस भी चल रहा है तो वह भी बीच में आड़े नहीं आएगा। मतलब इसे अलग रखकर वह बैंकों के साथ सेटलमेंट करने का अधिकारी बन गया है। 12 महीने के बाद विलफुल डिफॉल्टर को फिर से कर्ज लेने का अधिकार मिल जाएगा। इस अवधि पर भी थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। 8 जून को रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी किया। अगर जून महीने में कोई विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉड करने वाला बैंकों के साथ सेटलमेंट करता है तो 12 महीने बाद यानी अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद कर्ज लेने का हकदार बन जाएगा। इस अवधि का अंदेशा इस तरफ भी है कि सरकार कर्ज लेन देन की उन फाइलों को पहले ही बंद कर देना चाहती है जो उसके गले की फांस बन सकती है। अब थोड़ा उन आंकड़ों को जान लीजिए कि विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर कितने मामले हैं और कितना पैसा सेटलमेंट होने के बाद डूबने की संभावना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के मुताबिक साल 2014 में यानी पूंजीपतियों के अकूत पैसे के दम पर नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद विलफुल डिफॉल्टर के खातों की संख्या 5090 थी।
39,504 करोड़ रुपए यहां फंसा हुआ था। मार्च 2023 में विलफुल डिफॉल्टर के खातों की संख्या बढ़कर 15,778 हो गई है, जहां तकरीबन 3,40,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों की बैंक है और आम लोगों के निवेश को सुरक्षित करने का वादा करती है, क्या वह इस तरह का नियम खुद ही निकालेगी? क्या उस पर सरकार का दबाव नहीं होगा? और अगर सरकार का दबाव है या कुछ और भी है तो वह क्यों है? यह सवाल इस तरह के सर्कुलर पर बनता है। दिसंबर 2022 में लोकसभा में मोदी सरकार ने जवाब दिया कि मई 2017 के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 515 फ्रॉड केस दर्ज किए हैं। इन मामलों में विलफुल डिफॉल्टर से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इसके तहत 44,992 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। कहने का मतलब यह है कि आरबीआई का सर्कुलर कहता है कि भले किसी तरह का मामला ही क्यों ना चल रहा हो, मगर बैंक से सेटलमेंट हो जाएगा और वह 12 महीने बाद कर्ज लेने के हकदार बन जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर किए गए फ्रॉड के इन मामलों में नीरव मोदी, मोहल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोगों का नाम भी शामिल है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ईडी धोखाधड़ी की जांच करती रहे और इन लोगों को बैंक से कर्ज लेकर फिर से धोखाधड़ी करने की इजाजत दे दी गई है। मोदी सरकार ने लोकसभा में दिए गए अपने जवाब में यह भी बताया कि जून 2017 में 25 लाख या उससे ऊपर के विलफुल डिफॉल्टर की पब्लिक सेक्टर बैंक में मामलों की संख्या करीब 8,000 के आसपास थी। जून 2022 में बढ़कर 12,000 के आसपास पहुंच गई थी। इसके साथ मोदी सरकार ने संसद में यह भी बताया कि 31 मार्च 2022 तक देश के टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर के पास 92,570 करोड़ रुपए का बकाया है। विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में सबसे ऊपर भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी है, जिसने 7,848 करोड़ रुपए के कर्ज पर डिफॉल्ट किया है। इससे पहले अप्रैल 2022 में एक और खबर आई थी कि टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज को बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया है। हुआ यह था कि सरकार ने विलफुल डिफॉल्टर को लेकर संसद में आंकड़े देने से मना कर दिया था, तो आरटीआई दायर कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जानकारी निकाली गई। आरटीआई का जवाब देकर आरबीआई के केंद्रीय सूचना अधिकारी अभय कुमार ने वह कर दिखाया जो सरकार करने से कतरा रही थी, संसद में आंकड़े पेश नहीं कर रही थी। आरबीआई ने कहा कि टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर 68,607 करोड़ रुपए की बकाया राशि 30 सितंबर साल 2019 को बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया है। यानी बैंकों ने इतना पैसा अपने बैलेंस शीट से हटा दिया है। इन टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर में आईटी, बुनियादी ढांचे, बिजली, सोने, हीरे के आभूषण, फार्मा आदि सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर से जुड़े कारोबारी शामिल थे। कहने का मतलब यह है कि मोदी सरकार इस बार तो खुलकर नियम बनाकर विलफुल डिफॉल्टर पर मेहरबान हो रही है, जबकि इससे पहले भी चुपचाप मेहरबान होती आई है और इसका पता भी लोगों को नहीं चलने दिया है। अब थोड़ा बैंकों को देख लीजिए कि किस किस बैंक में कितने कितने विलफुल डिफॉल्टर के मामले हैं और कितना कितना पैसा फंसा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1882 खाताधारी विलफुल डिफॉल्टर के अंतर्गत आते हैं, जहां पर तकरीबन 79,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक में 2144 खाताधारी विलफुल डिफॉल्टर के अंतर्गत आते हैं, जहां पर 38,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। यूनियन बैंक में 35,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। यही हाल तमाम बैंकों का है जहां पर हमारा और आपका पैसा जमा होता है और वहां के पैसे को इस तरह से लूटने के लिए छोड़ दिया गया है। कुछ लोग यह पूछते हैं कि सीबीआई, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी संस्थाएं कर्जदारों के यहां छापे मारती हैं, वहां से पैसा कहां जाता है? जैसे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की दुकानों पर छापा मारने की खबर आती थी, यह पैसा कहां गया? इस पर जानकारों का कहना है कि विलफुल डिफॉल्टर से जुड़े मामलों के अध्ययन से यह बात निकल कर आई है कि ऐसे मामलों में नेताओं, उद्योगपतियों और बैंकों के मैनेजरों का आपसी गठजोड़ बहुत मजबूत होता है। शोरूम्स, दुकानों और किसी भी तरह के कारोबारी जगहों की तलाशी और वसूली के बाद पता चलता है कि सब कुछ बैंक के कर्ज पर ही खड़ा है। यानी बैंक के पैसे से ही शोरूम खोला गया है, बैंक से ही दुकानें खोली गई हैं और बैंक के पैसे से विलासिता से भरे सारे काम किए जा रहे हैं। ऐसे में जो भी वसूली होती है उसकी असली कीमत ना के बराबर होती है। यानी कि जो बना बनाया कारोबार भी था वह भी कर्ज पर ही था, वह भी
उससे भी कुछ भी निकल करके नहीं आया। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने लिखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस सर्कुलर का विरोध किया है। कहा है कि हम 6 लाख बैंक कर्मचारियों की सामूहिक आवाज है। हमारा मानना है कि विलफुल डिफॉल्टर के लिए आरबीआई ने जो फ्रेमवर्क और कंप्रोमाइज सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट ऑफ का सर्कुलर जारी किया है उसे बैंकिंग सिस्टम की सत्यनिष्ठा से समझौता होगा, यानी कि इंटीग्रिटी बैंकिंग सिस्टम की कॉम्प्रोमाइज होगी। विलफुल डिफॉल्टर से लड़ने के लिए जो ईमानदार कोशिश की जा रही है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। हम मानते हैं कि धोखाधड़ी या विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए सेटलमेंट की अनुमति देना न्याय और जवाबदेही के सिद्धांत का अपमान है। यह फैसला न केवल बेईमान कर्जदार को इनाम देने जैसा है बल्कि लोन लेने वाले ईमानदार ग्राहक जो अपने वित्तीय दायित्व को पूरा करने की कोशिश करते हैं उन्हें भी गलत संदेश भेजता है। विलफुल डिफॉल्टर की गलती को माफ करने का मतलब होगा कि बैंकों से कर्ज लेने वाले और जमा कराने वाले आम लोगों पर बोझ बढ़ा देना। इसे ऐसे समझिए कि बैंक खातों में आम आदमी पैसा जमा करवाता है, उस पैसे का इस्तेमाल बैंक कर्ज देने में करते हैं। अगर कर्ज वापस लौट कर नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि आम आदमी की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो गई। अभी स्थिति हाल फिलहाल बैंकों की ऐसी ही है कि वे सामान्य बचत दर पर भी अपने ग्राहकों को लौटाने की स्थिति में नहीं है। बहुत कम बचत दर देते हैं, जो डिपॉजिट वहां पे करवाते हैं उनको बहुत कम मिलता है, जबकि उन्हें मिलना बहुत ज्यादा चाहिए। इसलिए आरबीआई को तुरंत यह सर्कुलर वापस ले लेना चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर का नाम सार्वजनिक करे, उन पर कड़ा दंड लगाए, मजबूत मैकेनिज्म बनाए ताकि विलफुल डिफॉल्टर बच ना पाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने कहा कि देशवासियों ने धोखाधड़ी और जानबूझकर कर्ज न चुकाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। भारतीय बैंकों ने साल 2017-18 से लेकर 2022 तक यानी 5 साल में 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाले हैं। बट्टे खाते में डाले गए कर्ज की वसूली दर 13% से भी कम है, मतलब 8 रुपए कर्ज के तौर पर दिया जाता है मगर वसूली 1 रुपए की हुई है। मोदी सरकार के दौर में बैंकिंग फ्रॉड 17 गुना बढ़ गया है। साल 2005 से लेकर 2014 के बीच बैंकिंग फ्रॉड की राशि 34,000 करोड़ के आसपास थी, मगर 2014 से लेकर 2023 तक इसमें 17 गुना बढ़ोतरी हुई है और यह 5,89,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद ही बार बार कहा है कि इस तरह के सर्कुलर नहीं जारी किए जाएंगे, मगर आखिरकार क्या सोचकर आरबीआई ने यह सर्कुलर जारी किया? ईमानदार कर्जदार, किसान, मध्यम वर्ग ईएमआई की बोझ तले दबे हैं। उन पर जो कर्ज का बोझ है उसे कम करने का कभी उन्हें अवसर नहीं दिया जाता है, मगर सरकार के चलते पूंजीपतियों को हर तरह की छूट है। आरबीआई को तुरंत यह सर्कुलर रद्द करना चाहिए और आरबीआई को यह भी जवाब देना चाहिए कि क्या मोदी सरकार का उसके ऊपर दबाव था। इसका जवाब भी आरबीआई को देना चाहिए। शुक्रिया।